Hello everyone, welcome in AKP online chemistry classes. Hi, this is AK Pandey. My dear students, अगेन मैं आपके लिए मेटलर्जी का आज लेक्चर नंबर 2 लाया हूँ और आज अपन लोग का काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। और आज अपन लोग कंसंट्रेशन ऑफ फोर, पिछले क्लास में लेक्चर 1 में हमने देखा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ फोर अपन स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने ग्रेविटी सेपरेशन देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन देखा, है ना। तो अगर आप किन्हीं को डाउट है ये दो प्रोसेस में, दो फिजिकल प्रोसेस में, दो फिजिकल कंसंट्रेशन ऑफ ओर में, तो आप जाके लेक्चर 1 जल्दी से देखिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो आज तीसरा फिजिकल मेथड पढ़ने वाले हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। आज अपन लोग कैल्सिनेशन, रोस्टिंग वगैरह करेंगे। तो आज का टॉपिक, आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सारे लोग जल्दी से फटाफट से अटेंडेंस बढ़ाइए और मोर से मोर स्टूडेंट को लेक्चर को शेयर करिए ताकि इसका बेनिफिट अधिक से अधिक स्टूडेंट लाभ उठा सके। तो चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं मेटलर्जी का लेक्चर नंबर 2 और व्हाट इज फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। देखो, जनरली आप अगर बुक में पढ़ोगे तो फ्रोथ फ्लोटेशन बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन बहुत ही ईजी है। आपको काफ़ी ईजीएस्ट वे में समझाएंगे हम, वेरी सिंपल वे में। सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको आपके सामने लिख के रखेंगे हम। और एवरी कॉन्सेप्ट फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से रिलेटेड, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से रिलेटेड जितना भी है, वो सारा कॉन्सेप्ट इजीएस्ट वे में आपको बताने वाले हैं। आपका काम है, आप कंसंट्रेशन से हमारी बातों पर फोकस करिए। तो चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। देखिए, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड बेसिकली सबसे पहले जानेंगे कि जो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है, इस प्रोसेस का जो इस्तेमाल करते हैं ओनली फॉर सल्फाइड्स हो। अगर सवाल आए, क्वेश्चन आए, कहीं भी अगर सल्फाइड और दिख रहा है तो वहाँ पे आप उस इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए, प्योर ओर को प्राप्त करने के लिए आप कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करोगे अगर सल्फाइड ओर है तो? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, राइट। तो पहली बात जो आपको दिमाग में डालनी है कि फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, जो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज यूज्ड ओनली फॉर सल्फाइड ओर, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड ओर के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल है, अब आते हैं कि फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड होता क्या है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस होता क्या है। तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड बेसिकली होता क्या है, आपको बता रहे हैं। आप बचपन में क्या खेला करते थे? अगर कोई क्या कर रहा है, अगर किसी को कोई कपड़े को साफ कर रहा है, वहां पे सर्फ घोरा हुआ है, तो आप बचपन में क्या करते थे? उसमें हाथ डाल के पानी रहा करता था और सर्फ रहा करता था, उसमें हाथ डाल के ऐसे ऐसे चलाया करते थे, तो वहां पे बबल बनता था ना। और बचपन में अपन लोग खुश हुआ करते थे कि बबल बन रहा है। और एक बचपन में आपको याद होगा, अभी भी आप लोग कुछ बच्चे जो है वो क्या करते हैं कि उसमें ऐसे इस टाइप से करके एक गोलाकार बना रहता है और उसको आप क्या करते थे, झाग तैयार करते थे, और वहां से ऐसे करके जब आप मुंह से हवा डालते थे तो गोल गोल बलून टाइप बन के निकलता था, बलून टाइप बन के निकलता था। तो बेसिकली वो क्या था, आप एयर लगाते थे, ऐसे मुंह से फूंकते थे, तो आप वहां डाल देते थे, सर्फ में डाल के आप निकाला और एयर से कंप्रेस एयर करते थे, मुंह से एयर उसमें फूंकते थे। जैसे मान लीजिए गोल है, तो वहां से क्या निकलता था? बबल निकलता था, बबल। अब सवाल है कि फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में बबल्स का यूज क्या है। तो पहला काम फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा? बबल्स को क्रिएट करना है, राइट। अब वो जो बबल क्रिएट हो रहा है, अब नीचे में यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है? पाउडर डोर है। अब इस पाउडर डोर में, अब जाहिर सी बात है ओर है, तो ओर में आपका प्योर ओर और इम्प्योर ओर दोनों है। ये जो पाउडर डोर है, प्योर और इम्प्योर ओर दोनों है। अगर आप ओर की बात करें तो आप जमीन से खुदाई करें तो जो आपका ओर निकला, तो उस ओर में प्योर और इम्प्योर दोनों है। तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड एक फिजिकल प्रोसेस है कंसंट्रेशन ऑफ ओर का। कंसंट्रेशन ऑफ ओर बोले तो प्योर ओर और इम्प्योर ओर को अलग अलग से करना, सेपरेट करना। तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, तो नाम से पता लग रहा है फ्रोथ। बेसिकली फ्रोथ का मतलब होता है झाग, झाग, और फ्लोटेशन का मतलब होता है तैरना, और मेथड का मतलब तरीका। तो झाग तैरने वाला तरीका, अगर देसी भाषा में करें तो झाग तैरने वाला तरीका। और ये प्रोसेस किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? ओनली फॉर सल्फाइड सोप,
अब अपन समझते हैं इस मेथड्स को, अच्छे से समझते हैं इस मेथड्स को, आप ध्यान देंगे। देखिए बेसिकली होता क्या है, ये टायर्स लगा दिए। बेसिकली टायर्स कुछ ऐसा होता है, टायर्स अगर आप समझना चाहते तो टायर्स ऐसा होता है, आप यहाँ से इस टाइप से बना होता है, आप यहाँ से एयर आ रहा है, एयर को कंप्रेस कर रहे हो तो इधर जाएगा इधर जाएगा, और यहाँ से गोलाकार का ये बना होता है, और इसमें जो ये बबल होता है इस टाइप का, ये जो होल होता है। अब यहाँ से हाई प्रेशर एयर को क्या कर रहे हो, यहाँ से कंप्रेस कर रहे हो, तो यहाँ से जब हाई प्रेशर एयर को कंप्रेस कर रहे हो तो ये एयर जब आएगा तो ये इसको टायर्स कहते हैं। तो बेसिकली टायर्स क्या है, ये जो होल्स है, ये जो गोलाकार इस टाइप से जो बना हुआ है, ये इस टाइप से आ रहा है एयर, इसमें आ रहा है तो ये इधर जाएगा और ये इधर, और यहाँ पे जो होल है, इस होल से जब एयर कंप्रेस कर रहे हैं तो जो एयर से इस होल में आएगा, और ऊपर इधर क्या है, आपका बबल्स बनना शुरू हो जाएगा इस होल से। जब बचपन में खेला करते थे कि आप सरफ घोल दिए और उसमें से एक गोलाकार बनाकर उसमें ऐसे करके फूका करते थे, तो वहां से क्या होता था, एक बबल्स निकलता था, बबल्स निकलता था, याद आ रहा है? ऐसे करके जब आप फूक मारते थे, एयर को कंप्रेस करते थे, तो यहाँ से बबल्स निकला करता था, गोल 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 बहुत सारा बबल्स निकला करता था। आपको दिखा सकते हैं लेकिन यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं मटेरियल, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि बचपन में किया करते थे। तो वहां से जब बबल्स निकल रहा है, ध्यान देंगे आप, जो बबल्स निकल रहा है, तो ये जो बबल्स है बेसिकली, अब यहाँ पे क्या है, ये तो पाउडर डोर है यहाँ पे और बबल्स बन रहा है, तो सबसे पहला कंडीशन की मोर से अधिक बबल्स बने। अब इस बबल्स में क्या होगा, जो प्योर ओर है, प्योर ओर जो है इसमें आके स्टिक कर जाएगा, ये जो प्योर ओर है, इम्प्योर तो इसी में रह जाएगा, और जो प्योर ओर है वो बबल्स में आके स्टिक कर जाएगा, प्योर ओर। और दूसरा चीज जो ध्यान देने की बात है कि जो हमारा बबल्स है उसका लाइफ ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बबल्स बना और तुरंत वो मर गया, मिस कहने का मतलब बबल खत्म हो गया, डेड हो गया, नहीं, ऐसा कुछ करना है ताकि हमारा बबल्स ज्यादा स्टेबल रहे, उसका लाइफ अधिक रहे बबल्स का। उससे होगा क्या, जो प्यूरिटी ऑफ ओर है, तो प्यूरिटी ऑफ ओर, जो प्योर ओर है वो बबल्स में आके चिपक गया। अब वो बबल्स जब चिपका तो चिपक के अब बबल्स का लाइफ ज्यादा है, तो जब प्योर ओर चिपक गया तो धीरे धीरे क्या होगा, बबल्स ऊपर आना शुरू होगा। क्योंकि आप देखते हो, आप कभी कपड़ा फींचे हो गए लाइफ में हर कोई, तो जब आप सर्फ को घोरते हो तो बबल्स क्या पानी के अंदर रहता है क्या, नहीं, वो ऊपर आ जाता है। बबल्स का टेंडेंसी है क्या, वो ऊपर आता है, बबल्स ऊपर होगा, बबल्स क्या होंगे, ऊपर होंगे, ऊपर होंगे बबल्स। तो बबल्स वाटर के ऊपर दिखाई दे रहा है, यानी कि जो बबल्स का टेंडेंसी होता है ऊपर आना चाहता है। तो अब यहाँ पे हुआ क्या बेसिकली, तो जो पाउडर डोर में प्योर ओर था वो बबल्स के साथ स्टिक किया, चिपका, और चिपक के ऊपर आ गया, और ऊपर जब आ गया तो अब हमको इसको अलग कर लेंगे और हमारा प्योर ओर अलग हो जाएगा और इम्प्योर ओर अलग हो जाएगा। तो समझ में आया, यही है हमारा पूरा का पूरा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड्स, राइट। तो आप एक बार फिर से फ्रेश से सुनेंगे ध्यान से, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड क्या है। पहली बात, एक ऐसा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सल्फाइड ओर को प्यूरिफाई करते हैं हम लोग, राइट। अब वो इसमें इस मेथड में बेसिकली होता क्या है, आप अधिक से अधिक झाग तैयार करिए, फ्रोथ, बुलबुला, जिसको बुलबुला, आप बुलबुला अधिक से अधिक तैयार होना चाहिए, और उस बुलबुले का लाइफ अधिक हो, कम से कम बहुत देर तक टिकना चाहिए। अब बुलबुला का टेंडेंसी होता है ऊपर आना, तो बेसिकली होता क्या है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, जो आपका पाउडर डोर है उस पाउडर डोर में इम्प्योर ओर भी है सल्फाइड का और प्योर ओर भी है सल्फाइड का। तो जो प्योर ओर होगा सल्फाइड का वो बबल्स के साथ चिपक जाएगा, और चिपक के क्या होगा, वो ऊपर आएगा, और जब ऊपर आएगा तो यहाँ से अपन लोग निकाल देंगे, जो प्योर अब क्या हो जाएगा, बबल्स के साथ अलग हो जाएगा, इम्प्योर अलग हो जाएगा। तो इस मेथड से क्या कर लिया अपन लोग, सल्फाइड ओर को, जो प्योर ओर है सल्फाइड का, उसको अपन लोग सेपरेट कर लेंगे। तो बेसिकली अब इसमें क्या है लिखा हुआ, ये पाइन ऑयल है, इथाइल जेंटेट है, सोडियम इथाइल जेंटेट है, फिनोल, क्रिसोल, बेसिकली है क्या, पाइन ऑयल है फ्रोथिंग एजेंट। तो फ्रोथिंग एजेंट, अभी हमने क्या बोला
कि इस प्रोसेस में अधिक से अधिक बबल, जितना ज़्यादा बबल अच्छा क्रिएट होगा, जितना ज़्यादा क्रिएट होगा, उतना अच्छे से आप क्या कर पाओगे, प्यूरिफाई कर पाओगे। तो फ्रोथिंग एजेंट रिस्पॉन्सिबल है टू क्रिएट फ्रोथ इन अ सॉल्यूशन। तो एनसीईआरटी में फ्रोथिंग एजेंट के तौर पे अपन लोग पाइन ऑयल को इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पाइन ऑयल ही इस्तेमाल करके आप फ्रोथ बना सकते हो, नहीं, वो हर ऑयल आप यूज कर सकते हो जो फ्रोथ अधिक से अधिक बनाए। इसके अलावा भी कोई ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हो जो फ्रोथ बनाए, झाग बनाए, राइट। लेकिन एनसीईआरटी में स्टैंडर्ड दिया है तो अपन लोग पाइन ऑयल को लिखे हैं। तो आप फ्रोथिंग एजेंट होना चाहिए, पाइन ऑयल लोगे आप। कलेक्टर के तौर पे सोडियम मिथाइल जेंटेट का इस्तेमाल किए हम। बेसिकली कलेक्टर का काम क्या होता है कि जो प्योर और पार्टिकल होता है वो फ्रोथ में एक्टिवेट करता है। बेसिकली जो फ्रोथ बना आपका, जो बुलबुला टाइप बना, बुलबुला जो बना, उसमें क्या करेगा, अब इस कलेक्टर का काम क्या करता है, जो उसको एक्टिवेट करता है, और उसको एक्टिवेट करता है, चिपक गया इसमें आके। और फ्रोथ स्टेबलाइजर का काम क्या करता है कि जो फ्रोथ का, जैसे बुलबुला बना तो बुलबुला का लाइफ पीरियड ज्यादा हो, अधिक देर तक वो जीवित रहे, तो किसका काम रहता है, फ्रोथ स्टेबलाइजर का। तो फ्रोथ स्टेबलाइजर के तौर पे आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, फिनॉल इस्तेमाल करिए, क्रिसोल इस्तेमाल करिए, एनिलीन इस्तेमाल करिए, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो आई थिंक इजिएस्ट से इजिएस्ट वे में आपको समझा दिया गया कि व्हाट इज फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड तो आप क्या बोलोगे। सबसे पहला पॉइंट कि फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड सल्फाइड ओर के लिए ही सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में क्या होता है, तो इस मेथड में क्या करते हैं, आप एक टॉयर्स लेते हैं, आप इस कंटेनर को लिए, इस कंटेनर में हमारा क्या है, पाउडर्ड ओर है, प्योर और इम्प्योर दोनों है, सल्फाइड का ओर है, जो प्योर और इम्प्योर दोनों है। अभी इस कंटेनर में लिया और यहाँ पे एक टायर्स लगा दिया। टायर्स में क्या होता है, बेसिकली यहाँ से आप एयर को कंप्रेस्ड करते हो, और जब एयर कंप्रेस्ड होता है तो यहाँ पे होल रहता है, छिद्र रहता है, यहाँ पे छेद रहता है, छिद्र। तो इस होल से जब एयर को कंप्रेस करते हैं तो एयर निकल रहा है, और यहाँ पे क्या है, आपका पाउडर डोर है। अब वो क्या होगा, बुलबुला होगा, बुलबुला, क्योंकि आपने क्या फ्रोथिंग एजेंट ले रखा है ना, ताकि मोर से मोर बबल को क्रिएट करे। ये सॉल्यूशन आपका है ना। तो अब मोर से मोर बबल क्रिएट हो रहा है, तो अब जाके स्टिक कर गया इसमें, और आपका जो प्योर ओर है वो बबल्स में स्टिक करके ऊपर आ गया और उसको अलग कर दिए, सेपरेट कर लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो यही कहता है हमारा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो आई थिंक अब आपको ये बहुत बेसिक, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। एनी डाउट, नो। तो चलिए नोट करिए, फटाफट से इसको नोट करिए। तो जो अपन ने फ्रोथ फ्लोटेशन पढ़ा और क्या क्या इस प्रोसेस में होता है, वही सारा पॉइंट आपको लिखा हुआ है। बेसिकली क्या होता है कि आप एयर को कंप्रेस करते थे, इस ट्यूब में सेंड किया करते थे हाई प्रेशर से विद द हेल्प ऑफ पाइन ऑयल। तो पाइन ऑयल के हेल्प से विथ हाई प्रेशर और बिनो, बेसिकली जो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस मेथड्स में हो रहा था, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में क्या हो रहा था, एक जो ट्यूब था, उस ट्यूब में आप हाई एयर को कंप्रेस करके भेज रहे थे। अब वहां पे एक टायर्स लगा था, उस टायर्स में जो होल थे बने हुए, उस होल से, और वहां पे जो सॉल्यूशन था कंटेनर में, जो ओर था, पाउडर्ड ओर था, वहां पे प्योर और इम्प्योर दोनों सल्फाइड का ओर्स थे। तो वह जो सल्फाइड का ओर था, वहां से आप जितना से ज्यादा अगर आप बबल तैयार करते तो उस बबल के साथ क्या हो जा रहा था, चिपक जा रहा था। क्या चिपक जा रहा था, प्योर सल्फाइड का ओर। और वहां से बबल्स ऊपर आया और वहां से हमको उस बबल्स को साइड कर लिए, हाथों से निकाल लिए या फिर उससे निकाल करके साइड कर लिए। तो प्योर ओर अलग हो गया, इम्प्योर ओर अलग हो गया। तो जितना भी पॉइंट आपको बताया गया वो सारा चीज लिखा हुआ है कि फ्रोथिंग एजेंट क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है, राइट, फ्रोथ स्टेबलाइजर क्या होता है। तो ये सारा चीज, सारा पॉइंट आपको ये लिखा गया है। जनरली जो सवाल आएंगे फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में, वो बाबा जी का बूस्टर आप दिमाग में रखेंगे। बाबा जी के बूस्टर से सवाल आ सकते हैं कि दिस प्रोसेस इज यूज्ड ओनली फॉर सल्फाइड ओर, फ्रोथिंग एजेंट
के तौर पे क्या इस्तेमाल कर रहे थे, तो पाइन ऑयल इस्तेमाल कर रहे थे अपन लोग। कलेक्टर के तौर पे सोडियम इथाइल जेंटेट इस्तेमाल कर रहे थे। फ्रोथ स्टेबलाइजर के तौर पे फिनोल, क्रिसोल, एनिलीन इस्तेमाल कर सकते थे। और बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस इन वेटिंग ऑफ फोर्स, है ना, वेटिंग ऑफ फोर्स पे ये बेस्ट है, राइट। तो ये तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी आपको फ्रोथ फ्लोटेशन हमने एक्सप्लेन किया। तो चलिए फटाफट से इसको नोट करिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को। तो नेक्स्ट हमारा है लीचिंग प्रोसेस। बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ ओर के ही अंतर्गत ये आता है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का ये कौन सा मेथड है? केमिकल, ये केमिकल मेथड है। देखिए फिजिकल मेथड में कंसंट्रेशन ऑफ ओर को दो तरीका से डिवाइड किए थे हमने, कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर में एक फिजिकल मेथड, दूसरा केमिकल मेथड। कंसंट्रेशन ऑफ ओर बेसिकली होता क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जो ओर आपका प्राप्त हुआ है, जो ओर आपका आप प्राप्त किए हो, उस ओर में प्योरिटी और इम्प्योरिटी दोनों है। जो आपके काम का है वो प्योर ओर है। आप चाह रहे हो क्या, आप क्या चाहते हो? आप प्योर ओर को अलग करना चाहते हो, इम्प्योर ओर को अलग करना चाहते हो। तो जो प्योर और इम्प्योर ओर को अलग थलग करने का जो तरीका है, दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और उस तरीके में तीन हमने फिजिकल मेथड पढ़ा और एक जो लीचिंग प्रोसेस है वो केमिकल मेथड है। तो व्हाट इज लीचिंग प्रोसेस? तो लीचिंग में क्या हो रहा है? बेसिकली लीचिंग एक केमिकल मेथड है फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो लीचिंग क्या है? एक केमिकल मेथड है, किसके लिए? फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर में बेसिकली होता क्या है कि जो प्योर ओर और इम्प्योर ओर रहता है वो उसको अलग थलग करने का जो मेथड है उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब आते हैं अपन लोग लीचिंग पे। तो लीचिंग क्या है? लीचिंग एक केमिकल मेथड है, किसके लिए? फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और इसमें होता क्या है? जो ओर है वो इम्प्योरिटी के साथ यहाँ पे लिया हमने और साथ में सॉल्वेंट लिया। तो अब इस जो कंटेनर में जो प्राप्त होगा, आप ये ध्यान रखेंगे कि जो ओर है विद इम्प्योरिटी आपने लिया, तो जो प्योरिटी रहेगा, जो प्योर रहेगा, वो आपके सॉल्वेंट के साथ क्या हो जाए? सोलूबल हो जाए, घुल जाएगा सॉल्वेंट के साथ। और जब सॉल्वेंट के साथ घुल जाएगा प्योर ओर, तो बचा क्या? इम्प्योरिटी। तो इम्प्योरिटी क्या हो जाएगा? उस कंटेनर में सेटल डाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या? ये तो ओर था विद इम्प्योरिटी। अब इस ऐसा सॉल्वेंट आपको लेना है, ऐसा सॉल्वेंट लेना है ताकि उसमें आपका प्योर ओर क्या हो जाए? सोलूबल हो जाए। तो यहाँ पे जो प्योर ओर सोलूबल हो गया वो तो ऊपर हो गया, और नीचे आपका इम्प्योरिटी क्या हो गया? वेटेड हो गया। नीचे इम्प्योरिटी आपका बैठ गया। अब जो सोलूबल ओर है, तो सोलूबल ओर के साथ क्या है? प्योर ओर। अब इस प्योर ओर को हम चाह रहे हैं प्राप्त करना। तो बेसिकली सोलूबल ओर में कुछ इम्प्योरिटी भी है, कुछ प्योर ओर है। तो एक केमिकल प्रोसेस के द्वारा एक केमिकल रिएजेंट, कुछ ऐसा रिएजेंट हम डालिए इसमें ताकि हमारा इस सोलूबल ओर, पहले तो विथ इम्प्योरिटी के साथ ओर था, एक ऐसा सॉल्वेंट लिया, उस सॉल्वेंट में आपका ओर जो है सोलूबल हो गया। बेसिकली होगा क्या? लीचिंग प्रोसेस एक केमिकल प्रोसेस है कंसंट्रेशन ऑफ ओर का। ध्यान से सुनेंगे आप ध्यान से सुनिए। लीचिंग एक केमिकल प्रोसेस है कंसंट्रेशन ऑफ ओर का। लीचिंग में क्या हो रहा है? बेसिकली लीचिंग में हो रहा है कि जो आप ओर लिए हो विथ इम्प्योरिटी और एक सॉल्वेंट लिया, तो वह सॉल्वेंट और ओर, उस सॉल्वेंट में क्या होगा? उस सॉल्वेंट में आपका सोल्यूबल होना चाहिए ओर, जो ओर आपने लिया है। अब उस ओर सॉल्वेंट में सोल्यूबल है, तो इस कंटेनर में जो सोल्यूबल है वो तो ऊपर चला गया, जो प्योर ओर आपका सोल्यूबल हो गया इसमें, और जो वेटेड है, इम्प्योरिटीज है, वो नीचे सेटल डाउन हो गया। अब जो ओर आया, जो सोल्यूबल ओर है, उसमें केमिकल रिएजेंट डालिए और वहां से आप क्या कर लोगे? जो प्योर ओर होगा उसको बाहर कर लोगे। तो बेसिकली लीचिंग में अपन लोग यही पढ़ते हैं। तो इसमें क्या हो गया लीचिंग में कि आपने पाउडर डोर लिया और उसको सोल्यूबल बनाया सॉल्वेंट के साथ, पाउडर डोर लिया, उसके साथ इम्प्योरिटीज भी है, तो पाउडर डोर लिया और उसको क्या किया? सॉल्वेंट के साथ सोल्यूबल बनाया। और जो इनसोल्यूबल पार्टिकल है, जो उसमें घुला नहीं है, जो उस सॉल्वेंट के साथ घुल गया, जो उस सॉल्वेंट के साथ सोल्यूबल हो गया, जो और सॉल्वेंट के साथ सोल्यूबल हो गया,
वह और क्या है, प्योर। और जो सॉल्यूबल नहीं हुआ, उस और के साथ सॉल्यूबल नहीं हुआ, तो वो कौन सा और है, इम्प्योर, इम्प्योरिटीज है वो, इनसॉल्युबल और। तो वो क्या हो गया, इनसॉल्युबल और पार्टिकल्स क्या हो गया, सेटल डाउन हो गया। तो बीटेक सॉल्युबल पार्टिकल आउट, और वहां से सॉल्युबल पार्टिकल को आउट किया, और केमिकल प्रोसेस के द्वारा वहां से हमने क्या किया, प्योर मेटल को ऑब्टेन किया। तो चलिए नोट करिए फटाफट। तो अभी हमने पढ़ा लीचिंग। तो लीचिंग केमिकल प्रोसेस था, कंसंट्रेशन ऑफ ओर का। जिस टाइप से अपन लोग फ्रोथ फ्लोटेशन में किसी पार्टिकुलर ओर को प्योर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ सल्फाइड ओर के लिए। तो यहाँ पे लीचिंग जो प्रोसेस होगा वो किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, बॉक्साइट ओर के लिए। और आपको पता है कि बॉक्साइट ओर कौन कौन होता है। तो बॉक्साइट ओर में ये किसका, बॉक्साइट जो है वो किसका ओर है, आपको पता है। ये बताए थे पारो के मन में एल्युमिनियम का बॉक्स। याद करने का तरीका याद आ रहा है लेक्चर नंबर 1 में। जो लेक्चर 1 वॉच नहीं किए वो जाके फटाफट से टाइप करिए यूट्यूब पे AKP ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस मेटलर्जी लेक्चर 1 आ जाएगा, और वहां से आप पूरा देख जाइए। 55 मिनट का वो लेक्चर है, लेक्चर 1 कंप्लीट करिए। देखिए ये चैप्टर आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, मजा आने वाला ये चैप्टर। और इस चैप्टर से क्वेश्चन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछता है, इसलिए बशर्ते इस चैप्टर में आपको ध्यान रखना है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, है ना। तो अभी आपको क्या बता रहे हैं, लीचिंग। तो बॉक्साइट का अभी क्या बोले कि जो ऑक्साइड था, ऑक्साइड में कौन कौन सा आपका और सा है, ऑक्साइड का और कौन कौन सा था, पारो के मन में एल्युमिनियम का बॉक्स, मींस एल्युमिनियम का कौन सा और, बॉक्साइट। तो लीचिंग जो इस्तेमाल करते हैं किसके लिए करते हैं, लीचिंग इज यूज्ड फॉर बॉक्साइट ओर, राइट। तो लीचिंग प्रोसेस में बेसिकली हो क्या रहा था, जो प्योर ओर था उस प्योर ओर को हम सॉल्वेंट के साथ सोल्यूबल कर दे रहे थे। मकसद क्या था, जो प्योर ओर था उसको सोल्यूबल कर देते थे किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ, और जो इंप्योरिटी रहता था वो सेटल डाउन हो जाता था। और वो जो सोल्यूबल ओर था उसको केमिकल प्रोसेस के द्वारा केमिकल रिएजेंट ला करके उसको प्योर ओर को अलग कर देते थे, राइट। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, तो जो Al2O3 है वो बॉक्साइट ओर है विथ इम्प्योरिटी। अब NaOH सॉल्वेंट है, तो सवाल है इस NaOH सॉल्वेंट है तो NaOH के साथ कौन कौन सोल्यूबल होता है, आपको बताए थे। जो आपका Sn होता है, Pb होता है, जिंक होता है और एल्युमिनियम होता है, वो किसके साथ होता है, ये सोल्यूबल होता है, सोल्यूबल विथ NaOH। ये NaOH के साथ सोल्यूबल होता है। तो ये सब NaOH के साथ सोल्यूबल होता है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम आ रहा है, तो यहाँ पे Al2O3 जो बॉक्साइट ओर है ये भी सोल्यूबल होगा NaOH के साथ। तो जो प्यूरिटी होगा बॉक्साइट ओर बेसिकली क्या होता है, Al2O3.2H2। तो सॉल्वेंट के साथ सोल्यूबल होगा, जो प्यूरिटी होगा सोल्यूबल होगा सॉल्वेंट के साथ। जो प्यूरिटी होगा, जो प्योर ओर होगा वो सॉल्वेंट के साथ सोल्यूबल होगा, और वहां पे एक केमिकल रिएजेंट ला करके उसको प्योर ओर को अलग कर देंगे। तो बेसिकली NaOH के साथ सॉल्वेंट अगर इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, NaLO2, सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो NaLO2 बनेगा, जो NaOH के साथ क्या है, सोल्यूबल है, प्लस आप हीट करोगे वाटर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे NaOL का OH का होल 4 बन गया। अब जो ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, पढ़ाएंगे आपको क्लास 12th में ही, एक चैप्टर ही पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जब आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाएंगे तो इस टाइप का कंपाउंड बहुत सारा मिलने वाला है। तो ये जो कंपाउंड है CO2 के साथ, आप CO2 लेना पड़ेगा आपको, और इसके प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, Al2O3.XH2। तो ये हमारा प्योर ओर है। तो बेसिकली आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप Ag ले रहे हो तो Ag सॉल्वेंट अगर ले रहे हो तो फॉर Ag के लिए कौन सा सॉल्वेंट लोगे,
NaCl, और Au के लिए कौन सा सोलवेंट इस्तेमाल करोगे आप? KCl, राइट। आगे और भी पढ़ाएंगे इसको, मेक अदर प्रोसेस, वो सारा चीज पढ़ाएंगे आपको। तो जो Ag के लिए जो सोलवेंट है, फॉर Ag सोलवेंट इज NaCl, Ag के लिए NaCl सोलवेंट होगा और Au के लिए KCl सोलवेंट होगा। तो चलिए नोट करिए फटाफट से इसको। तो अपन ने कंसंट्रेशन ऑफ ओर कंप्लीट कर चुके हैं। बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या देखा कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या हो रहा था कि प्योर ओर और इम्प्योर ओर को अलग अलग कर रहे थे। और कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या देखा कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर में दो मेथड था, एक पहला फिजिकल मेथड, दूसरा केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में कंसंट्रेशन ऑफ ओर में फिजिकल मेथड में हमने तीन मेथड पढ़ा, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, और जो तीसरा पढ़ा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। वो हमारा फिजिकल मेथड था, किसका? कंसंट्रेशन ऑफ ओर का। और कंसंट्रेशन ऑफ ओर का केमिकल मेथड भी पढ़ चुके, लीचिंग। तो जो हमने वादा किया कंसंट्रेशन ऑफ ओर में पढ़ाने का, वो सारा का सारा चारों का चारों मेथड क्या कर लिया हमने, अपन लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब है सेकंड पे आएंगे। तो जैसा कि आप जानते हो इस चैप्टर में जो स्टेप ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, जो आपको प्राप्त हुआ, उस ओर से प्योर मेटल को प्राप्त करने के लिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर से जो प्रोसेस इस्तेमाल होगा, जो स्टेप्स इस्तेमाल होगा, यही चार स्टेप होने वाला है। तो अपन लोग ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या कर रही है, डन। ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या हो गया हमारा, डन हो गया। कंसंट्रेशन ऑफ ओर कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज के बाद जो जितना भी 4 क्लास 5 क्लास, जितना भी 4 लेक्चर 5 लेक्चर जितना भी लगेगा, इस 3 स्टेप पे काम करने वाले हैं अपन लोग। तो एक एक करके अपन लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, आप धैर्य रखिए। तो आज जो कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, तो अब क्या पढ़ेंगे अपन लोग, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। तो जिस टाइप से अपन लोग कंसंट्रेशन ऑफ ओर में फिजिकल मेथड में 3 मेथड पढ़ा, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, और तीसरा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, और केमिकल मेथड को मिला दिया जाए तो लीचिंग। अब उसी टाइप से अगर इसमें चर्चा करें तो इसमें क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ ओर में अब क्या आएंगे, अब अपन लोग ये पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ ओर। ये हमारा कंप्लीट हो गया, आप सेकेंड नंबर पे आएंगे, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। अब जो प्योर ओर मिला आपको, अब उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, राइट। अब ऑक्साइड बनाना है उसका। तो सवाल है, अब इसमें दो पढ़ना है, कैल्सिनेशन एंड दूसरा रोस्टिंग। तो व्हाट इज कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन क्या होता है और रोस्टिंग क्या होता है? तो कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, ओर का कन्वर्जन ऑक्साइड में अगर करना है तो दो तरीका पढ़ेंगे अपन, दो मेथड पढ़ेंगे, रोस्टिंग का और कैल्सिनेशन का। तो कैल्सिनेशन में क्या होता है, आपको बिलो मेल्टिंग पॉइंट में हीट करना है इन अब्सेंस ऑफ एयर। कहने का मतलब आप समझेंगे ध्यान से, बिलो मेल्टिंग पॉइंट हीट करना है। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई आयरन रड को आप हीट कर रहे हो, तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट अगर 1000 डिग्री सेल्सियस है, तो जब आप हीट करोगे उसको, टेम्परेचर जितना आप हीट दोगे तो 1000 डिग्री सेल्सियस से कम देना है। अगर आप ज्यादा दोगे तो वो मेल्ट कर जाएगा। तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है आयरन का, हमने क्या कंसिडर किया, हमने माना कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1000 डिग्री सेल्सियस है। तो आपको क्या रखना है, अगर आप उसको हीटिंग कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो 1000 डिग्री सेल्सियस से कम हीट देना है, राइट। और ऐसा नहीं कि कहीं भी खुले रोड पे, सड़क पे हीट देना शुरू कर दिए, नहीं, अब्सेंस ऑफ एयर। अब इसका मतलब आप ये नहीं कि अब्सेंस ऑफ एयर करने का मतलब एयर होगा ही नहीं। तो अगर आप यहाँ दिमाग लगाओगे, थोड़ा और सोचोगे, तो जब एयर का मौजूद ही की नहीं होगा, आप रियल लाइफ में सोचो ना, अगर एयर का प्रेजेंस नहीं होगा तो क्या आग लगेगा, क्या आग लगेगा, क्या नहीं लगेगा। तो प्रेजेंस ऑफ एयर तो होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे हमने अब्सेंस ऑफ एयर लिखा है, अब्सेंस ऑफ एयर, ये अब्सेंस ऑफ एयर है। तो इसका मतलब ये कतई नहीं कि
ऑक्सीजन का अब्सेंस होगा। कहने का मतलब है नेग्लिजिबल, टेंड्स टू, ऐसा मानते हैं ना मैथमेटिक्स में, टेंड्स टू जीरो, जीरो होता नहीं है लेकिन जीरो के और अप्रोच करता है। तो कहने का मतलब अब्सेंस ऑफ एयर, यहाँ कहने का मतलब है कि एयर ना के बराबर, एकदम बहुत कम, बस आप आग लगाने भर ही एयर का इस्तेमाल करिए, बाकी नहीं। अब ये नहीं कर सकते कि एयर देना ही, एयर होगा ही नहीं, तो एयर नहीं होगा तो आग ही नहीं लगेगा, तो आप हीट कहाँ से कर पाओगे। लेकिन कैल्सिनेशन में अपन लोग, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में तीन डिफरेंस दिमाग में रखेंगे। कैल्सिनेशन, रोस्टिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कैल्सिनेशन में क्या करना है, पहला काम तो जो भी मेटल का आप ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हो, जिस भी ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हो बाई कैल्सिनेशन प्रोसेस से, तो क्या करना है आपको, उसको हीटिंग करना है बिलो मेल्टिंग पॉइंट में। और दूसरा बात, इन अब्सेंस ऑफ एयर, अब्सेंस ऑफ एयर समझा चुके हैं। तो इन अब्सेंस ऑफ एयर, अब सवाल है जिस टाइप से फ्रूट फ्लोटेशन मेथड ओनली सल्फाइड ओर के लिए इस्तेमाल किया करते थे, उसी टाइप से कैल्सिनेशन किस किस के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो कैल्सिनेशन को आप, कैल्सिनेशन इज डन फॉर कार्बोनेट्स, हाइड्रेटेड ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड के लिए आप इस्तेमाल करोगे, राइट। अब दूसरा है यूज, दूसरा क्या है, रोस्टिंग। तो रोस्टिंग का इस्तेमाल कहां करोगे, रोस्टिंग का इस्तेमाल आप कहां करोगे, ओनली सल्फाइड ओर के लिए। तो सल्फाइड ओर के लिए आप रोस्टिंग का इस्तेमाल करोगे, सल्फाइड ओर के लिए, जहां भी सल्फाइड ओर होगा वहां पे आप रोस्टिंग का इस्तेमाल करोगे। रोस्टिंग में क्या है, रोस्टिंग में जिस भी मेटल को आप, वहां भी, यहां भी हीट ही करना है, रोस्टिंग में भी क्या करना है, आपको हीट करना है। हीट यहां भी बिलो मेल्टिंग पॉइंट में ही करना है। अभी जस्ट आपको बताएंगे कि अगर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट हमने माना क्या 1000 डिग्री सेल्सियस है, तो आप हीट करोगे तो 1000 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही आपको हीट करना है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, राइट। तो हीटिंग बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और यहाँ पे आपको क्या करना है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर करना है ना, लिमिटेड, जितना जरूरत हो उतना ही एयर सप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि बहुत एयर को आप सप्लाई कर रहे हो, नहीं, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, राइट। तो रोस्टिंग में, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में ओनली 3 डिफरेंस दिमाग में रखना है। पहला क्या, अगर कैल्सिनेशन की बात करें तो कैल्सिनेशन में क्या, आप कैल्सिनेशन की बात करें सबसे पहले बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट में हीट करना है, मेल्टिंग पॉइंट जितना होगा मेटल का उसके नीचे हीट करना है, और इन अब्सेंस ऑफ एयर। और इसके लिए किस किस के लिए इस्तेमाल करते हैं कैल्सिनेशन, कार्बोनेट्स के लिए, हाइड्रेटेड ऑक्साइड के लिए और हाइड्रो ऑक्साइड ओर के लिए, राइट। रोस्टिंग, तो रोस्टिंग सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, ओनली सल्फाइड ओर्स के लिए। और रोस्टिंग में भी क्या होगा, जब आप हीट दोगे तो उस बिलो मेल्टिंग पॉइंट, रोस्टिंग में भी हीट करना है बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, राइट। और रोस्टिंग में एक बात और ध्यान रखना है, जब आप रोस्टिंग के लिए जो एयर सप्लाई करोगे वो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर करोगे, राइट। तो अब कैल्सिनेशन रोस्टिंग समझ में आ गया आपका। तो रोस्टिंग में आप पीबीएस को, अब देखिए O2 के प्रेजेंस में मींस लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कैल्सिने O2 है, इसका मतलब क्या है, रोस्टिंग प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर O2 नहीं होता, क्या इस कैल्सिनेशन में O2 ऑक्सीजन आएगा, क्या एयर आएगा क्या, क्योंकि अब्सेंस ऑफ एयर है। यही O2 अब्सेंट रहेगा कहाँ पे, कैल्सिनेशन प्रोसेस में। रोस्टिंग प्रोसेस में, रोस्टिंग में क्या होगा, O2 रहेगा। तो पीबीओ, पीबीएस जिसको आप गैलेना कर रहे थे, ये प्योर हो रहा है आपका O2 के साथ। जब आप इसके प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में आप हीट करोगे तो पीबीओ बनेगा, लेड का ऑक्साइड बनेगा प्लस SO2। CO2s को हीट करोगे, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। जब आप इसको बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट हीट करोगे तो CO2 प्लस SO2 बनेगा, राइट। तो ये हमारा रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन है। तो चलिए नोट करिए फटाफट से, जगह नहीं है और भी पॉइंट बताना है इसमें, नोट करिए फटाफट से। तो अभी हमने देखा क्या कि जो कैल्सिनेशन होता है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में अगर आप 3 बात का डिफरेंस जानते हो, कैल्सिनेशन रोस्टिंग का काम तमाम। पहला क्या,
कि कैल्सिनेशन या रोस्टिंग में अगर आपको हीट करना है तो बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट जितना होगा उसके नीचे ही आपको टेम्परेचर रखना होगा, उसके नीचे ही टेम्परेचर रख के आपको हीट करना होगा। जैसे कि आयरन का अगर माना हमने 1000 डिग्री सेल्सियस अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट है तो 1000 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही हीट करना पड़ेगा आपको। तो ये जो पॉइंट था वो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों में सिमिलर था। कैल्सिनेशन के लिए दूसरा पॉइंट क्या था? एब्सेंस ऑफ एयर, इस O2 का मौजूदगी नहीं होगा कैल्सिनेशन। रोस्टिंग में क्या था? लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। और जो एक पॉइंट खास बात था कैल्सिनेशन के लिए, जो कैल्सिनेशन किस किस के लिए आप इस्तेमाल करते थे? कैल्सिनेशन जिस टाइप से आप रोस्टिंग इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स ओनली, तो कैल्सिनेशन में किस किस के लिए इस्तेमाल करते थे आप? चाहे वो हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स हो या हाइड्रो ऑक्साइड्स हो या कार्बोनेट्स हो, कार्बोनेट्स ओर के लिए आप इस्तेमाल करते थे कैल्सिनेशन का। तो जब आप हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स लेते हो तो क्या बनेगा? बेसिकली Al2O3.2H2O, ये प्योर ओर है हमारा। जब आप इसको हीट करोगे, यहाँ पे O2 नहीं आ रहा, यानी कि कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करने वाले हैं अपन लोग? कैल्सिनेशन। तो जब आप हीट करोगे तो कैल्सिनेशन प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या बनेगा? Al2O3 प्लस 2H2O। तब जब आप हीट कर रहे हो तो इसका पानी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। पानी या तो इवापोरेट कर जाएगा, मीन्स Al2O3 आपका जो मेटल का ऑक्साइड है वो अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। यहाँ पे Fe2O3 है .2H2O, जब आप इस ओर को आप हीट करोगे तो मेटल का ऑक्साइड अलग होगा प्लस H2O। दूसरा हाइड्रो ऑक्साइड के केस में बेसिकली क्या होगा? AlOH का होल थ्राइस है। जब आप इसको हीट करना शुरू करोगे, ध्यान रहे हीट करना है तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा उसके नीचे हीट करना है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे ही टेम्परेचर रखना है, राइट। तो बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट अगर आप हाइड्रोक्साइड को हीट कर रहे हो तो क्या बनेगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। आपको पता है एल्युमिनियम का कौन सा ओर होता है? बॉक्साइट का। एल्युमिनियम का कौन सा ओर होता है? आपको बताए थे ऑक्साइड और, जब आपको पढ़ाए थे तो याद रखने का तरीका बताए थे। पारों के मन में एल्युमिनियम का बॉक्स, मीन्स एल्युमिनियम का कौन सा ऑक्साइड और कौन सा ओर है? बॉक्साइट। कौन सा ओर? बॉक्साइट। तो यहाँ पे AlOH का होल थ्राइस है तो Al2O3 बनेगा, एल्युमिनियम मेटल का ऑक्साइड बनेगा प्लस H2O, 3H2 है तो 3H2 यहाँ पे बनेगा। कार्बोनेट के केस में क्या होगा? CO2 बाहर जाएगा, CO2 बाहर निकलेगा, CO2 बाहर निकलेगा तो सभी में आप CO2 बाहर निकालिए तो क्या बनेगा? अगर ZnCO3 है, जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट को आप हीट कर रहे हो तो क्या बनेगा? जिंक का ऑक्साइड प्लस CO2, राइट। CO2 अलग हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम का ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा। CaCO3.MgCO3, इसको आप हीट करोगे तो एक बार तो कैल्शियम का ऑक्साइड बनेगा और एक मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा प्लस CO2 अलग हो जाएगा। यहाँ पे CaCO3.COH का होल ट्वाइस है। जब आप इसको हीट करोगे तो यहाँ पे एक बार तो कैल्शियम का ऑक्साइड बनेगा और एक और क्या है? कॉपर। तो कॉपर का ऑक्साइड बनेगा प्लस कैल्शियम का ऑक्साइड बनेगा और साथ में वाटर भी बाहर होगा और साथ में CO2 भी क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट है, अगर आप रोस्टिंग में देखोगे तो बेसिकली जो नॉन मेटालिक इंप्योरिटीज था वो तो सल्फाइड ओर के लिए, सर देखिए बेसिकली हो क्या रहा था, आप ध्यान से देखेंगे। जो हमारा रोस्टिंग प्रोसेस था, जो हमारा रोस्टिंग प्रोसेस है वो ओनली यूज किसके लिए करते हैं? सल्फाइड ओर के लिए, सल्फाइड ओर के लिए। तो उस सल्फाइड ओर में हमने क्या देखा कि रोस्टिंग प्रोसेस में क्या कर रहे थे? कभी भी आप हीट कर रहे थे तो बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट रखना है आपको। तो जो हमारा मेटल था, ओर था, और उस ओर में जो मेटल था, जो प्योर मेटल था, उसका बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट आप हीट करोगे। अगर मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सब्सटेंस इवापोरेट करेगा, मींस मेल्ट करना शुरू कर देगा। तो कहने का मतलब अब इम्प्योरिटी क्या होगा? तो ये तो कह रहा है कि जो नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज है, जैसे आयरन निकाला तो उसमें नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज होगा, कुछ सिलिशियस इम्प्योरिटीज है,
नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज है, जो मेटल नहीं है बल्कि मेटल के अलावा जो भी इम्प्योरिटीज है वो अब क्या होंगे, सल्फाइड ओर के साथ जो प्रेजेंट है, जो नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज जो सल्फाइड ओर के साथ प्रेजेंट है, मेटल के अलावा जो इम्प्योरिटीज सल्फाइड ओर के साथ जो प्रेजेंट है उसको आप रिमूव करोगे तो रिमूव कैसे हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ वोलेटाइल ऑक्साइड। ऐसा समझे ना कि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ऑलरेडी हाई होता है। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, और मेटल आपका क्या है, प्योर। तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो जाहिर सी बात है जो इम्प्योरिटीज रहेंगे, अगर आप मेटल के मेल्टिंग पॉइंट के आसपास अगर आप पहुंचोगे, उससे थोड़ा सा कम हीट करोगे, तो जो इम्प्योरिटीज है मेटल के कंपेयर में उसका मेल्टिंग पॉइंट तो कम है। तो अब वो क्या करेगा, जब आप हीट कर रहे हो तो वो वोलेटाइल हो जाएगा, मीन्स वोलेटाइल ऑक्साइड बन के क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इम्प्योरिटीज आपका अलग हो गया और मेटल का ऑक्साइड आपका अलग हो गया। तो ये पॉइंट ही कर रहा है कि जो नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज होगा वो प्रेजेंट होगा सल्फाइड में, वो रिमूव होगा किस फॉर्म में, वोलेटाइल ऑक्साइड के फॉर्म में। जैसे P4 है प्लस O2 के प्रेजेंस में, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब आप लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर कर रहे हो ना। तो जब आप लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर दे रहे हो, इसका मतलब क्या है, ये रोस्टिंग प्रोसेस के अंतर्गत आ रहा है, राइट। तो P4 प्लस O2 P4O10 बना रहा है, सल्फर प्लस O2 SO2 बना रहा है, AS प्लस O2 AS3O2। तो बोथ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन आर कैरिड आउट इन रिवर्बरेटरी फर्नेस। तो रोस्टिंग हो गया आपका, रोस्टिंग हो गया या कैल्सिनेशन हो गया, दोनों आप कहाँ करते हो, रिवर्बरेटरी फर्नेस में। तो रिवर्बरेटरी फर्नेस क्या होता है, रिवर्बरेटरी फर्नेस क्या होता है, तो जब अपन लोग आगे लेटर वी विल डिस्कस लेटर व्हाट इज रिवर्बरेटरी फर्नेस। तो when we will discuss smelting of iron, then we will discuss reverberatory furnace, right? तो जब कभी भी अपन लोग स्मेल्टिंग ऑफ आयरन डिस्कस करेंगे आगे, जस्ट इसके आगे अपन लोग डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में, तो रिवर्बरेटरी फर्नेस वहां पे आएगा, तो वहां पे डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये हमारा इज ऑल अबाउट क्या था, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। तो बातों ही बातों में अपन लोग क्या कंप्लीट कर लिए हैं, बातों ही बातों में क्या कंप्लीट कर लिया अपन लोग। स्टेप 1 में कंसंट्रेशन ऑफ ओर देखा, तो आ जाइए यहाँ पे, तो लेट्स सेलिब्रेट। अपन लोग दो चीज कंप्लीट कर चुके हैं, स्टेप ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, ओर से मेटल का एक्सट्रैक्शन करने का 2 स्टेप अपन लोग कंप्लीट कर चुके। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1 कंसंट्रेशन ऑफ ओर में 4 चीज अपन लोग पढ़ चुके। क्या पढ़े, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, लीचिंग पढ़ चुके हैं। और स्टेप नंबर 2 में कन्वर्जन ऑफ ओर टू मेटल ऑक्साइड। अब ओर का कन्वर्जन ऑफ ओर टू मेटल ऑक्साइड, जो आपका ओर हुआ अब उसको मेटल ऑक्साइड में जब आप कन्वर्ट किए, तो वहां पे आपने 2 प्रोसेस पढ़ा, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो अपन लोग ये कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए फटाफट से नोट करिए, आगे देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं फ्लक्स एंड स्लैग क्या कहलाता है। तो देखिए अभी जस्ट हमने क्या देखा कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के प्रोसेस में क्या करते हैं अपन लोग, हीट करते हैं। जब आप हीटिंग करते हो तो हीटिंग बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट रखते हो। तो जब आप हीट करते हो तो वहां पे आप हीट देते हो। तो जब आप हीट देते हो तो सराउंडिंग से कुछ इंप्योरिटीज क्या होती है, कुछ ऐसी इंप्योरिटीज होती है जो उस मेटल से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट काफी होता है, तो वो मेल्ट नहीं करता है, राइट। तो जो इंप्योरिटीज होता है बेसिकली फ्लक्स एंड स्लग में आप देखेंगे ध्यान से, तो जो आप रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन कर रहे थे, उस रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन के दौरान जो कुछ इंप्योरिटीज सराउंडिंग के थ्रू मिला, उस इंप्योरिटीज जो कुछ इंप्योरिटीज जो स्टिल रिमेनिंग उसके साथ चिपका रह गया। कैल्सिंग एंड रोस्टिंग के दौरान जब आप हीट कर रहे थे तो सराउंडिंग से कुछ इंप्योरिटीज मिला उसको। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करने के बाद आफ्टर स्टील, जब आप कैल्सिनेशन रोस्टिंग किए
तो उसके बाद भी कुछ ऐसे इम्प्योरिटीज थे जो उसके साथ रह गए। आप कैल्सिनेशन रोस्टिंग किए, हीट किए तो क्या हुआ, सराउंडिंग के आसपास से, सराउंडिंग से कुछ इम्प्योरिटीज ऐसे हैं जो स्टिल उसके साथ रिमेनिंग रह गया, मीन्स बचा रह गया कैल्सिनेशन रोस्टिंग करने के बावजूद। अब होगा क्या, तो अभी भी तो प्योर मिला नहीं, मीन्स अब उसको दूर करना है। उस इम्प्योरिटीज जो रह गया है, बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज नहीं रहता है, बहुत थोड़ा बहुत, आफ्टर कैल्सिनेशन रोस्टिंग करने के बाद जो थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज, बहुत ही कम इम्प्योरिटीज रहते हैं जो आप हीट किए, जो सराउंडिंग से आया है बहुत ही कम रहता है। अब क्या करना है, उसको रिमूव करना है। तो बेसिकली प्रोसेस में हो क्या रहा था, जैसे मान लीजिए ये आपका कैल्सिनेशन रोस्टिंग किए तो आपका ये आके स्टिल इस पे रिमेनिंग है। तो जब कैल्सिनेटेड और रोस्टेड ओर, कैल्सिनेटेड ओर और रोस्टेड ओर आफ्टर कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग स्टिल रिमेनिंग क्या रह गया, इम्प्योरिटीज रह गया। और वो कैसा इम्प्योरिटीज है, इनफ्यूजिबल है। कैसा है, इनफ्यूजिबल है। तो जो इम्प्योरिटीज अब आफ्टर कैल्सिनेशन रोस्टिंग के बाद जो रिमेनिंग इम्प्योरिटीज रहा, वो कैसा है, कैसा इम्प्योरिटीज है, इनफ्यूजिबल, इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज है। अब इनफ्यूजिबल कहने का मतलब जो मेल्ट ना हो पाए, राइट, जो मेल्ट ना हो पाए, कांट मेल्ट। तो अब उस इम्प्योरिटीज को क्या करना है, रिमूव करना है। तो ऐसे तो नहीं होगा, अपने आप तो नहीं होगा। तो उस इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं अपन लोग, वो क्या होता है, एक तरह का फ्लक्स, फ्लक्स आप इस्तेमाल करो, राइट। तो यहाँ पे जो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के दौरान जो कुछ इम्प्योरिटीज रिमेनिंग था, तो और स्टील कंटेन कर रहा था कैसा, इनफ्यूजिबल, जो मेल्ट नहीं कर रहा था, सम मास ऑफ इम्प्योरिटीज। तो आप एक ऐसा सब्सटेंस लाओ जिसको आप फ्लक्स कर रहे हो। तो फ्लक्स कैसा है, फ्लक्स ऐसा सब्सटेंस है, ये फॉरेन एडिटिव सब्सटेंस है जिसको आप ऐड कर रहे हो टू कैल्सिनेटेड या रोस्टेड ओर। तो जो आपका कैल्सिनेटेड या रोस्टेड ओर था, उसमें आप फ्लक्स एज ए सब्सटेंस आप इस्तेमाल कर रहे हो। आप जैसे ही फ्लक्स को इस्तेमाल किए तो क्या होगा, फ्लक्स मिक्सेस करेगा। फ्लक्स किसके साथ मिक्स करेगा, विथ इंप्यूरिटीज। और इंप्यूरिटीज कैसा है, इनफ्यूजिबल है। तो जब फ्लक्स इंप्यूरिटीज के साथ मिक्स करेगा तो वह स्लैग बनाएगा। और स्लैग कैसा होता है, फ्यूजिबल, मीन्स इट कैन मेल्ट, वह पिघल सकता है, वह मेल्ट हो सकता है, एंड हेंस इट मेल्ट्स। तो जो फ्लक्स था, जो फ्लक्स था, फिर से एक बार आइए कंसंट्रेशन से, फिर से आप फोकस करिए एक बार फिर से। देखिए बेसिकली हुआ क्या, आप कैल्सिनेशन रोस्टिंग प्रोसेस नंबर 2 जब आप किए, तो कैल्सिनेशन रोस्टिंग में आप प्योर ओर तो आपको प्राप्त हुआ, लेकिन उसमें से समथिंग, कुछ इंप्योरिटीज रह गया। क्योंकि कैल्सिनेशन रोस्टिंग में आप क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे। तो जब आप हीट कर रहे थे तो कुछ अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज सराउंडिंग से क्या हो गया, सराउंडिंग से आके चिपक गया। तो आप उस इंप्योरिटीज को, तो उस इंप्योरिटीज का नाम क्या दिया गया, वो कैसा इंप्योरिटीज है, इनफ्यूजिबल, मींस कांट मेल्ट, इनफ्यूजिबल इंप्योरिटीज है। अब हम चाह रहे हैं उस इंप्योरिटीज को क्या करना, रिमूव करना। तो रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो एक एक्स्ट्रा सब्सटेंस ऐड करना पड़ेगा, फॉरेन एडिटिव सब्सटेंस, एक ऊपर से कोई एक्स्ट्रा सब्सटेंस ऐड करना पड़ेगा, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम फ्लक्स है। उस फ्लक्स को आप ऐड करोगे किसके साथ, इनफ्यूजिबल इंप्योरिटीज के साथ, तो स्लैग बनाएगा। और स्लैग क्या होगा, फ्यूजिबल होगा। तो स्लैग बनाएगा मींस ये फ्यूजिबल होगा। तो बेसिकली क्या होगा, जो स्लैग बना, जो आपका इनफ्यूजिबल इंप्योरिटीज था, उसमें आप फ्लक्स को ऐड किए, तो आपस में जब रिएक्ट किया तो क्या बनाया, स्लैग बनाया। तो जो स्लैग बना है, अब वो स्लैग क्या मेल्ट कर सकता है, तो जो स्लैग मेल्ट कर सकता है, तो जो स्लैग बना वो मेटल से क्या है, हल्का है, लाइटर है। तो लाइटर है तो क्या हो जाएगा, मेटल आप ऊपर आ जाएगा।
मींस हीट्स, फ्लोट्स ओवर लिक्विड सरफेस, फ्लोट्स ओवर लिक्विड मेटल। तो लिक्विड मेटल पे क्या होगा, फ्लोट करेगा। दिस देन प्रिवेंट्स फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ लिक्विड मेटल। तो ऑक्सीडेशन ऑफ लिक्विड मेटल को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। जैसे आप लोग दूध तो हर कोई पीता है ना, दूध चाय तो हर कोई पीते हो। अब क्या करना है आपको, जो दूध है या जो चाय है, तो दूध हर कोई पीता है। अब दूध को आप लंबे समय तक रख दो तो ठंडा हो जाएगा। अब ठंडा हो जाएगा तो उसमें जो मलाई जम जाता है, मीन्स जो छाली पड़ता है उसमें, अब वो छाली क्या हो गया आपका, आप समझिएगा। अब वो जो छाली बना है, अब छाली बने तो आपको खुश होना है, क्यों, क्योंकि अब जो बाहर से सराउंडिंग से इम्प्योरिटीज आएगा, अब वो क्या हो जाएगा, वो छाली पे आके रुक जाएगा, वो अंदर दूध में नहीं जाएगा इम्प्योरिटीज। तो वही काम हो रहा है यहाँ पे। जो स्लैग है वो लाइटर है किससे, मेटल से, एंड हेंस फ्लोट ओवर लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस पे फ्लोट करेगा और वो ऑक्सीडेशन ऑफ लिक्विड मेटल फर्दर प्रिवेंट करेगा, राइट। तो जो दूध में छाली बना आपका, तो वो अब बाहर का जो इम्प्योरिटी जाएगा उसको दूध में जाने नहीं देगा। तो वही काम तो यहाँ भी हो रहा है। जो आपका स्लैग तैयार हुआ, जो स्लैग बना, वो मेल्ट कर जाएगा इजिली और वो लाइटर होगा। किससे लाइटर होगा, मेटल से, राइट। तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा लिक्विड मेटल के ऊपर फ्लोट करेगा। देन दिस प्रिवेंट्स फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ लिक्विड। तो आई थिंक फ्लक्स क्या होता है, स्लैग क्या होता है, समझ में आया होगा। क्या होता है फ्लक्स? तो फ्लक्स क्या होता है, जब आप कैल्सिनेशन रोस्टिंग करते हो, तो कैल्सिनेशन रोस्टिंग करने के दौरान जब आप वो पूरा हो जाता है, तो उसमें से कुछ इम्प्योरिटीज, बहुत कम मात्रा में कुछ इम्प्योरिटीज उस पर फिर भी सराउंडिंग के थ्रू जब आप हीट देते हो, तो कुछ इम्प्योरिटीज उस पर रह जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, हीट कर रहे हो तो कुछ इम्प्योरिटीज जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इट कांट बी मेल्ट नहीं होगा, मींस मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, वो चिपक जाता है कस के, गर्म चीजों पे ज्यादा कस के चिपक जाता है। तो जो सराउंडिंग से इम्प्योरिटीज आके चिपक गए हैं, अब उसको क्या करना है, वो अब इनफ्यूजिबल है। तो जो इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज है वही क्या है, हमारा फ्लक्स। और स्लैग क्या है, तो जो फ्लक्स है, जो इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज हमारे पास है, तो उसमें आप क्या करोगे, फॉरेन एडिटिव सब्सटेंस को ऐड करोगे, जो हमारा क्या कहलाता है, फ्लक्स। तो उस फ्लक्स को आप क्या करोगे, वहां से जब फ्लक्स को ऐड करोगे, तो जो इम्प्योरिटीज और फ्लक्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, स्लैग बनेगा। स्लैग मेल्ट कर जाएगा आसानी से, और स्लैग लाइटर होता है मेटल से, तो फ्लोट करेगा मेटल लिक्विड पे। तो राइट, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब दो तरह का फ्लक्स होता है। फ्लक्स का काम क्या है, फ्लक्स एक बाहर से ऊपर से जो सब्सटेंस को ऐड करते हो, किस लिए ऐड करते हो, ताकि हमारा जो कैल्सिनेटेड या रोस्टेड ओर था, वो इम्प्योरिटीज, इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज, जो इम्प्योरिटीज था इनफ्यूजिबल था, उसके साथ जब फ्लक्स को आप ऐड किए तो क्या करेगा, स्लैग को फॉर्म करेगा, और स्लैग फ्यूजिबल होगा एंड हेंस वो क्या करेगा, मेल्ट करेगा। तो दो तरह का फ्लक्स पढ़ना है, एसिडिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स। तो चलिए फटाफट से इसको नोट करिए, जगह नहीं है इसलिए फटाफट से नोट करिए, आगे देखते हैं। तो स्लैग एंड फ्लक्स अपन लोग समझ चुके हैं, क्योंकि स्लैग और फ्लक्स में अब डिफरेंस जानते हैं। बेसिकली जो फ्लक्स था, वो फ्लक्स क्या था, ऊपर से जो सब्सटेंस को आप ऐड कर रहे थे, वो इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए। तो इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज जो था और जो आपका फ्लक्स था, दोनों आपस में रिएक्ट करके स्लैग बना रहा था। जो स्लैग बना, अब देखते हैं कि स्लैग हमने क्या देखा, कि स्लैग फ्यूजिबल नेचर का होता है, वो मेल्ट करता है। तो स्लैग एंड फ्लक्स में अब देखते हैं कि डिफरेंस क्या, मतलब कहने का मतलब यह है कि बेसिक
एंड एसिडिक फ्लक्स। हमने क्या देखा? फ्लक्स दो तरह का, एसिडिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स। तो एसिडिक फ्लक्स क्या होता है, बेसिक फ्लक्स क्या होता है, कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे। तो एसिडिक फ्लक्स एंड बेसिक फ्लक्स। तो एसिडिक फ्लक्स जो होगा दिस रिएक्ट विद बेसिक इम्प्योरिटीज SiO2। देखिए एसिडिक फ्लक्स जो होगा वो अपने से अपोजिट नेचर के साथ रिएक्ट करेगा। अगर एसिडिक फ्लक्स है तो कौन से इम्प्योरिटीज के साथ रिएक्ट करेगा? बेसिक इम्प्योरिटीज के साथ। अगर बेसिक फ्लक्स ले रहे हो तो किसके साथ रिएक्ट करेगा? एसिडिक इम्प्योरिटीज के साथ। एसिडिक इम्प्योरिटीज का एग्जांपल CaCO3 एंड बेसिक इम्प्योरिटीज का एग्जांपल SiO2। फिर से दिमाग में आप डालिए, अगर आप एसिडिक फ्लक्स ले रहे हो तो जो एसिडिक फ्लक्स अगर आप ले रहे हो तो बेसिक इम्प्योरिटीज के साथ रिएक्ट करेगा, इसके अपोजिट। एसिड का बेसिक, तो एसिडिक फ्लक्स बेसिक इम्प्योरिटीज के साथ रिएक्ट करेगा और बेसिक फ्लक्स एसिडिक इम्प्योरिटीज के साथ रिएक्ट करेगा, राइट। तो इन मेटलर्जी में क्या होता है, जो कॉपर है FeO इज इम्प्योरिटी विच इज बेसिक, जो बेसिक नेचर का है। FeO कैसा नेचर का है? बेसिक नेचर का है। मेटलर्जी में अगर आप आयरन की बात करें तो इम्प्योरिटीज क्या लोगे आप? SiO2 लोगो विच इज एसिडिक नेचर का। तो आप ध्यान देंगे, अगर इम्प्योरिटी बेसिक है तो फ्लक्स आपको कैसा ऐड करना पड़ेगा, कैसा लेना पड़ेगा? एसिडिक फ्लक्स, और ये स्लैग बनाएगा। अगर आप SiO2, अगर आप नॉन मेटल ले रहे हो तो नॉन मेटल का एसिडिक इम्प्योरिटी होगा, नॉन मेटल एसिडिक इम्प्योरिटी और मेटल का बेसिक इम्प्योरिटी। तो अगर इम्प्योरिटीज एसिडिक है, अगर पता लग गया कि जो उसमें इम्प्योरिटीज है वो इम्प्योरिटीज कैसा है, तो इम्प्योरिटीज अगर बेसिक है तो फ्लक्स कैसा डालना पड़ेगा? एसिडिक। अगर इम्प्योरिटीज पता लगा कि जो इम्प्योरिटीज है वो बेसिक है तो फ्लक्स कैसा देना पड़ेगा? एसिडिक। अगर इम्प्योरिटीज एसिडिक है तो फ्लक्स बेसिक डालना पड़ेगा, राइट। तो स्लैग्स आर जनरली सिलिकेट्स ऑफ मेटल। जो स्लैग्स होते हैं वो जनरली सिलिकेट्स ऑफ मेटल होते हैं। तो आज का लेक्चर अपन लोग इतना ही रखते हैं। अरे यार, आप लोग एक काम नहीं कर रहे हो क्या? तो अधिक से अधिक स्टूडेंट को आप शेयर नहीं कर रहे हो। आजकल तो हर बच्चे व्हाट्सएप फेसबुक तो यूज करते हो, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने स्टूडेंट जो भी हैं, कहने का मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आपके दोस्त हैं वहां आप शेयर करिए, ताकि क्या होगा, एक कंपटीशन का माहौल बनेगा। अधिक से अधिक इस लेक्चर का बेनिफिट उठाएंगे और आपके दोस्त, देखिए कंपटीशन करना खराब नहीं है, जलन का भावना रखना वो गलत चीज है। जलना नहीं चाहिए किसी से। आप कंपटीशन करिए, आप भी मेहनत खूब करिए, कंपटीशन करिए। तो इस लेक्चर को आप अपने फेसबुक पे, आप अपने व्हाट्सएप पे, आप अपने इंस्टाग्राम पे अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि एक कंपटीशन का माहौल बने अपने दोस्तों में आप सभी का। और लिखिए आप कमेंट सेक्शन में कैसा लगा ये लेक्चर, आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर टाइप करिए कि कैसा लगा लेक्चर आपको। और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए इससे क्या होगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारा मोरल बूस्ट होगा, और हम अधिक से अधिक मेहनत करके आपको और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर लाएंगे और अधिक से अधिक चैप्टर आपको इस चैनल पे कंप्लीट कराएंगे। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे शेयर करिए और एक कंपटीशन का माहौल क्रिएट करिए। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। थैंक यू।